आज आज में क्या कमाएंगे। ऐसे करते हैं, पैसा तो क्या कहते हैं, बहुत तो नहीं कमा रहे, पर जितना कमा रहे हैं उसको इन्वेस्ट करना कहाँ से शुरू करना चाहिए, उस पर थोड़ी बात करते हैं आज। तो लेट्स टॉक के एक बिगिनर और एक इंटरमीडिएट, वो अपना पैसा किस तरीके से कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। एक्सपर्ट को तो पता है उसने पैसा कैसे प्राप्त करना है, उसकी रिसर्च वो खुद कर सकता है। लेकिन जो बंदे जो अभी अभी जिन्होंने अपने फाइनेंसेस संभालने शुरू करे हैं, या हम जैसे हम हमें थोड़ा टाइम हो गया अपने इन्वेस्टमेंट करते हुए, तो हम अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि मैं किस तरीके से मेरे, अगर मैं शेयर्स में डालता हूँ, एफडी में डालता हूँ, म्यूचुअल फंड में डालता हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालता हूँ, तो मैं किस तरीके से मैं एनालाइज करता हूँ उस चीज को, मैं कैसे मेरी रिसर्च करता हूँ कि मैं मेरा पैसा कहाँ पार्क कर सकता हूँ। तो लेट्स टॉक के हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, हम किस तरीके से करते हैं, ना कि क्या क्या लोगों को यही करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। हर किसी की, वो तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हर किसी की रिस्क टेकिंग पावर अलग अलग है। कोई बहुत रिस्क ले सकता है, सारा पैसा इक्विटी में डाल सकता है, कोई बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता, सिर्फ एफडी में डालेगा। तो तू किस तरीके से करता है, तू किस तरीके से करता है, मैं किस तरीके से करता हूँ, आज उस पर ही बात करते हैं। शायद जैसे हमारे को ये इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली होगी, हमारे थ्रू किसी को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, हो सकता है हमारे दोस्तों को ये काम में आ जाए भाई, जिन्होंने जो अभी भी चीजें नई नई ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली तो फिर हम देख, इन्वेस्टमेंट अब वही है, हमने बहुत जगह कर रखी है, लेकिन हमने स्टार्ट कब से करी? यार मेरे को याद है कि मैं जब कॉलेज में था, एंड मुझे कोई आइडिया नहीं था ये शेयर मार्केट, तो मतलब घर पे तो यही कहानी थी कि भाई शेयर मार्केट तो शेयर लोगों ने मार्केट, गलत तरीके से हाँ, associate ये किया। लोगों को बिल्कुल ही रोड पे सड़क पे ले आता है। किसी के दोस्त के पापा के दोस्त के किसी के किस्से होंगे कि भाई कितना पैसा लगाया, सब डूब गया, गाड़ी बेचनी पड़ गई। तो वो तो मिथ पहले से ही था। हाँ। लेकिन तब हमें बिल्कुल भी समझ नहीं थी। तो ऐसे ही कॉलेज में कुछ दोस्तों से बात हो रही थी खेलते हुए कि यार म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ, मेरे को नहीं पता क्या होता है म्यूचुअल फंड, उस समय नहीं नहीं पता था क्या होता है म्यूचुअल फंड, कैसे वर्क करता है, क्या चीज है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट होगा है। तो तब ऐसी शुरुआत हुई कि भाई मिनिमम 100 रुपये भी लगा सकते हो आप, उसमें आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। चलो ठीक है, 100 रुपए की तो बात है, एक दिन मोमोज नहीं खाएंगे, पैसा इन्वेस्ट करके देख लेते हैं। तो तब वहां से ऐसे ही जर्नी इसकी शुरू हुई कि 500 रुपीज अ मंथ की एसआईपी शुरू करी। अच्छा, तो कौन सा फंड, SIP क्या होता एसआईपी इज लाइक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसकी डेफिनेशन, उसकी फुल फॉर्म तो ये है कि वो हर मंथ या जब जो 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 आप मंथली डेट डिसाइड करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से उतना पैसा डेबिट हो जाता है, और जो भी स्कीम ने आपने सेलेक्ट करी होती है, म्यूचुअल फंड जो भी सेलेक्ट करा होता है, उसमें आपको यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 30 रुपए का एक यूनिट है, आपने 100 रुपए की एसआईपी कर रखी है, तो उस पर्टिकुलर डेट पे अगर है? बीस आपको रुपए 5 यूनिट यूनिट, 5 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से मिलेंगे। अगर यूनिट के प्राइस बढ़ गए, 21 रुपए हो गए, तो 5 से थोड़े कम मिलेंगे। अच्छा, म्यूचुअल फंड में एक ये फायदा है कि आपको यूनिट फ्रैक्शन में भी मिलते हैं। अच्छा, जैसे शेयर में तो है कि एक खरीद सकते हो, 5 खरीद सकते हो, 10 खरीद सकते हो, 2.5 शेयर नहीं खरीद सकते। सही बात। अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है कि शेयर्स भी फ्रैक्शन में मिलते हैं, Right. लेकिन इंडिया में तो नहीं है अभी वो कॉन्सेप्ट। लेकिन म्यूचुअल फंड में है कि आपको यूनिट्स भी आपको फ्रैक्शन में मिल सकते हैं। तो अगर वो 21 रुपए हो गया, तो मैं 100 से डिवाइड करूंगा, तो वो 5 Exact जितना डिवाइड करके बन रहा हूँ। 4 पॉइंट समथिंग जो भी फिगर बनी, तो आपको उतने यूनिट्स मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर प्राइस कम हो गया, तो आपको 5 से थोड़े ज्यादा यूनिट मिल जाएंगे। तो तब ये चीजें चली समझ में कि अच्छा ठीक है, 500 रुपए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो। नहीं सोचा ही नहीं कि, क्योंकि यार कॉलेज में आप इतना तो फाइनेंशियली नॉलेज सोच रहा नहीं होता, होती। कौन सोच रहा हूँ। दोस्तों से पूछ लिया, दोस्तों के किसी नोन से लिए, तो पता चल गया। तो ऐसे करके जर्नी शुरू हुई कि ठीक है, 500 रुपीज अ मंथ करके चलो इन्वेस्टिंग शुरू कर दें। बेसिकली मतलब आपने जो पॉकेट मनी मिलती थी उसमें से इन्वेस्ट करेक्ट करेक्ट, कि जो घर वालों ने दिया कि भाई कॉलेज जाने के, बाहर खाने पीने के, किताबें खरीदने के जो पैसे हैं, उसमें जो हम बचा लेते थे, तो पहले क्या जाके कहीं ना कहीं गेम खेल ली या कैफे में जाके पैसे खर्च लिए, सोचे चलो यार थोड़ा सेंसिबल डिसीजन भी ले लेते हैं। ये ना आपकी कम्युनिटी और आपके सर्कल पे बहुत डिपेंड करता है। सही बात। लोगों का सर्कल अगर ऐसा है कि भाई वो सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो दैट्स दैट इज इनक्रेडिबल कि भाई आपको कोई नॉलेज दे रहा है, और अगर आप तब भी नहीं ले रहे, तो वो तो फिर आपका फॉल्ट है। सही बात। तो ऐसा ही एक मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला कि भाई मैं इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि भाई मेरे को इस पे रिसर्च करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके बाद तो भरोसा कर लेना चाहिए। उस दिन तो मैंने कहा चल ठीक है, तू कर रहा है, मुझे तू समझदार लग रहा है, चल मैं भी इसी में करूंगा, डूबेंगे तो दोनों भाई साथ में डूबेंगे, और लग जाए तो अच्छी बात है, चलो साथ में होगा। तो तब ये शुरू कर दिया। उस समय जिस म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट करा था, मैंने आज भी मैं उसमें अच्छा, पड़ा हूँ, तो वो अच्छा रिटर्न दे रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ दे रहा है।
उसका जो डाउनग्रेड रहता है, जो मेरा अपसाइड डाउन मार्केट जिस हिसाब से फ्लक्चुएट होती है, मेरा अगर मेरा निफ्टी 10% ऊपर जाता है तो वो मेरा 12% ऊपर जाता है। निफ्टी अगर मेरा 10% नीचे जाता है तो वो मेरा 8% नीचे जाता है। मतलब अपसाइड में तो वो अच्छा रिटर्न दे रहा है और डाउन साइड में तो मार्केट से थोड़ा कम नीचे जा रहा है। तो ये काइंड ऑफ बेस्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो वो तुक्के में मिल जाती है वो चीज। लेकिन अगर आप आज की डेट में अच्छे से रिसर्च करोगे तो आपको ये मिल जाती है कि जो मेरे मार्केट के अकॉर्डिंगली चलता है। कुछ तो होते हैं भाई सीधा इंडेक्स फंड, इंडेक्स 10% ऊपर तेरा 10% ऊपर प्रॉफिट, वो नीचे तो उतना ही सेम अमाउंट सेम परसेंटेज से तेरा गेन बोल ले या तेरे यूनिट्स की प्राइस उतना नीचे चला जाता है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड आते हैं। तब ये धीरे धीरे जब मैं अपने स्पोर्ट्स में घुसा, मैं सीए कर रहा हूँ, सीए कर लिया, तब मैंने अपने हिसाब से जब मेरे को लगा कि भाई इसमें मैं और क्या रिसर्च कर सकता हूँ, तब मेरे को समझ आया कि मेरे को समझना पड़ेगा म्यूचुअल फंड वर्क करता कैसे। क्यों ना मैं डायरेक्ट शेयर में पैसा लगा दूं, म्यूचुअल फंड में मैं क्यों जाऊं। तो मेरे पास रिसर्च करना है, कितना टाइम है कितना टाइम नहीं है, ये मेरे को एनालाइज करना पड़ा। विद जॉब मैं शेयर्स के लिए टाइम निकाल पा रहा हूँ नहीं निकाल पा रहा हूँ। म्यूचुअल फंड मेरे को ये थोड़ी आसानी कर देता है कि मेरे को एक रिसर्च मैंने अगर एक फंड के लिए कर ली, एक दिन लगा के, अपना एक वीकेंड लगा के, तो वो मैं उसको डिपेंडिंग के मैं कितने टाइम तक किस गोल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उतने टाइम तक मेरे को और ढूंढने की जरूरत नहीं है उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए। लेकिन शेयर्स में क्या है कि आपको एक बार शेयर ढूंढ लिया, या तो उसको आप लॉन्ग टर्म रखने का सोच रहे हो, या तो आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से उससे प्रॉफिट बना के बस निकलना। बेसिकली आपको कंटिन्यूअसली अपडेट रहना पड़ता है। करेक्ट करेक्ट। तो इसीलिए कि आप एक बार म्यूचुअल फंड पे आप रिसर्च कर सकते हो, अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो। जो लोग जानते हैं आजकल इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ही रेकमेंड कर देते हैं कि बेस्ट टॉप 10 म्यूचुअल फंड फॉर 2024। अगर आपको वैसा समझ में आ रहा है, लेकिन मैं कहूँगा सुनो सबकी, करो अपनी अपनी रिसर्च करनी जरूरत है। अपना डिटेल एनालिसिस करो, फिर तुम्हें लगे कि तुम्हारे इसके हिसाब से ये फंड सही है, बिल्कुल लो। सारा सारा पैसा इक्विटी में डालना है, बिल्कुल डालो। सारा पैसा डेट में डालना है, बिल्कुल डालो। वो तुम्हारे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर है, तुम कितना रिस्क ले सकते हो। तो जब ये मैंने रिसर्च अपनी तरीके से करनी शुरू करी तो समझ में आया कि लार्ज कैप क्या चीज होती है, मिड कैप क्या चीज होती है, स्मॉल कैप क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, डेट फंड क्या होता है, 100% इक्विटी फंड क्या होता है, उसके अंदर खर्चा एक्सपेंस क्या है, कमीशन लेते हैं वो लोग, एग्जिट लोड लगता है, एंट्री लोड लगता है, म्यूचुअल फंड पर सेल करने पे क्या टैक्सेस लगेंगे, लॉन्ग टर्म लगेगा शॉर्ट टर्म लगेगा, अगर मैं एसआईपी कर रहा हूँ तो दोनों लगेंगे। तो ये सब चीजें मेरे को खुद से जानने पे तब मेरे को समझ में आई ये सारी चीजें। चलो ठीक है। बेसिकली चलो अब आप अभी हम लोग म्यूचुअल फंड के लेके ही डिस्कस करने हैं, तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड और शेयर में फर्क क्या है? शेयर एक स्पेसिफिक कंपनी का, फॉर एग्जांपल के लिए आई एम नॉट प्रमोटिंग, कोई रिलायंस का शेयर ले, ठीक है, तो वो रिलायंस की कंपनी की परफॉर्मेंस, उसकी न्यूज, उसके फाइनेंशियल, उसके बेसिस पे सिर्फ उसी कंपनी के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, उसकी न्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है, एक म्यूचुअल फंड एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करता है। अब आपने कोई सा भी एक म्यूचुअल फंड उठा लिया, एबीसी लेट्स फॉर एग्जांपल, उसके अंदर 10 कंपनी होंगी। जरूरी नहीं है वो एक ही सेक्टर की कंपनी हो, अच्छा। वो मल्टीपल सेक्टर में भी हो सकती है, हेल्थ केयर में भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी में भी हो सकती है, टेलीकम्युनिकेशन में भी हो सकती है, ऑयल एंड गैस में भी हो सकती है, पेट्रोलियम में भी हो सकती है। तो अब उससे फायदा क्या है, अगर मैंने सिर्फ रिलायंस की कंपनी में इन्वेस्ट करा, ठीक है, अगर उसके फाइनेंशियल्स में या किसी कोई भी ऐसी रीजन की वजह से, किसी न्यूज की वजह से उसका शेयर डाउन होता है, तो तुमने अगर 100 रुपए लगाए थे, देयर आर चांसेस कि वो 90-80 कुछ भी हो सकते हैं, या वो बिल्कुल ही बहुत डाउन आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है, अगर उस म्यूचुअल फंड में मेरी 10 कंपनियां, उसमें एक रिलायंस है, रिलायंस ने खराब परफॉर्म करा लेकिन बाकियों ने अच्छा परफॉर्म करा है, तो वो मेरा बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं देगा। 100 का 50 नहीं होगा, हो सकता है 100 का 98 हो जाए, 95 हो जाए। तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा एक एडवांटेज मिल जाता है। बेसिकली म्यूचुअल फंड के थ्रू डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन कि आपको 10 कंपनियां उस सेक्टर की, या फिर सब आपको ये लग रहा है कि यार मैं आज इस कंपनी को लेकर बुलिश हूँ तो मैं इसी में सारा पैसा डाल दूं, म्यूचुअल फंड के तहत वो सारी चीजें बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मुझे हर पर्टिकुलर कंपनी पे जाके स्पेशली रिसर्च करने की जरूरत है। करेक्ट करेक्ट। वो सारा काम मेरा म्यूचुअल फंड मैनेजर कर रहा है, वो कर उसने करा था, उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इन 10 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट वो सही भी है यार, क्योंकि बेसिकली अब हम हर चीज के एक्सपर्ट तो नहीं हो नहीं सकते। बन सकते। मतलब मुझे और तुझे भी अगर 4 चीजें पता होगी, लेकिन हम हर चीज में एक्सपर्ट नहीं है। इससे अच्छा मैं किसी उस बंदे को पैसे दूं जो उसी फील्ड में काम करे। करेक्ट करेक्ट। अगर वो स्पेशली जाके वो मतलब मेरे से तो बेटर जॉब कर लेगा। और आज की डेट में तो मैं, जो मेरा फंड मैनेजर है, मैं उसकी प्रोफाइल चेक कर सकता हूँ हाँ। कि वो कितने पैसा मैनेज कर रहा है। इस यहाँ अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूँ
तो वो उस प्लेटफॉर्म से पहले किसके साथ काम कर रहा था, कौन सी अच्छा, ये सब कंपनी के पता साथ चल काम कर रहा था। हाँ, वो मतलब आपको अगर उस पर्टिकुलर फंड मैनेजर के बारे में डिटेल में जानना है तो आपको वेबसाइट्स पे डिटेल मिल जाती है कि वो इससे पहले इस कंपनी में काम कर इतने सालों से काम कर रहा था, उसकी ये प्रोफाइल है, उसने ये क्वालिफिकेशन ली है, यहाँ यहाँ काम करके आ रखा है, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसने। तो काफी सारी चीजें आज रेडिली अवेलेबल है जिसकी वजह से आपको डिसीजन बनाने में थोड़ी हेल्प मिल जाती है इसके बेसिस पे। तो इसमें सपोज कोई एक शेयर लेते हैं तो हमें काफी रिसर्च करनी पड़ती है। म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले एक बेसिक रिसर्च जो करनी चाहिए ही चाहिए, एक उस पे बात करते हैं कि वो क्या करनी चाहिए। और एक सपोज एक फंड जो हमारे मैनेजर ने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम चूज भी कर सकते हैं कि सपोज वो 10 कंपनी कौन सी होनी चाहिए, या वो सेक्टर वाइज या मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं देखो, अब मैं अगर बात करूं तो अगर एबीसी म्यूचुअल फंड है, ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी तुम्हारे को दिखाएगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट किस किस कंपनी में होने वाली है। फॉर एग्जांपल 50 कंपनीज में होगी, तो लेकिन उसमें भी आपके प्रायोरिटी रहेगी कि 90% पैसा मेरा इन 10 कंपनी में होगा और बाकी जो मेरा 10% पैसा है वो बाकी की रिमेनिंग 40 कंपनीज में होगा। तो कंपनी डिसाइड नहीं कर सकते कि वो पैसा किस में इन्वेस्ट होगा। तो म्यूचुअल फंड खोल के दे सकते हो कि ये म्यूचुअल फंड किस में इन्वेस्ट करना है। तो अगर तुम्हारे को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि मैं ही डिसाइड करूं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट होगा, आप वो फॉर द इक्विटी मतलब शेयर्स की तरफ ही जाओ। लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिक फंड मैनेजर चाहिए कि आपके बिहार पे वो चीजें इन्वेस्ट करेगा, आपका पैसा वो संभालेगा, वो कंपनीज डिसाइड उसने ऑलरेडी कर रखी है, उसने दे रखा है कि मैं इन कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला हूं। हो सकता है वो थोड़ा पैसा डेट में भी इन्वेस्ट करेगा, थोड़ा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करेगा, लेकिन वो सारी डिटेल आपके पास है ऑलरेडी। तो म्यूचुअल फंड का ये मेरे को एडवांटेज लगता है। किसी के लिए डिसएडवांटेज भी होगा, जो एक्सपर्ट हैं जिनको रिसर्च करने में बहुत मजा आता है वो इक्विटी पे जाएंगे फॉर श्योर। लेकिन वो भी म्यूचुअल फंड के लिए, उनके लिए डाइवर्सिफिकेशन के म्यूचुअल फंड नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट वाली चीज है कि मैं सारा पैसा इक्विटी में लगाना चाहता हूँ, थोड़ा पैसा यहाँ भी, थोड़ा पैसा यहाँ भी, ताकि हर जगह से कुछ लॉस है तो यहाँ के प्रॉफिट से वो सेट ऑफ हो जाए। तो आप म्यूचुअल फंड जब भी ढूंढ रहे हो, मेक श्योर कि आपका जो भी फंड मैनेजर है ही इज वेल एजुकेटेड, उसने अच्छा खासा फंड संभाल रखा है। आप जिस म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो अभी कितना पैसा हैंडल कर रहा है, उसने कितने सालों एसेट अंडर मैनेजर वो कितने सालों से इस मार्केट में है, कितना क्या उसने रिटर्न दिया है। मतलब एक बेंचमार्क सेट कर सकते हो कि मेरा मार्केट यानी कि निफ्टी या सेंसेक्स मेरा क्या मार्केट में रिटर्न दे रहा है, वो मेरा मार्केट हो गया, मार्केट बेंचमार्क हो गया, और ये म्यूचुअल फंड मेरे उसके अकॉर्डिंगली कितना रिटर्न दे रहा है। तो आपके लिए एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बन जाएगा ये। दूसरी चीज की, मैं अगर इन्वेस्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल आप 500 रुपए की एसआईपी करते हो, ठीक है, उसमें बहुत मिनिमम कमीशन होती है। आप अगर कभी चेक करोगे तो आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं 14,499.95, तो ये 0.05 वो कमीशन है। कमीशन कह लो या आपके थोड़े बहुत जो चार्जेस लग जाते हैं वो सारे वो भी मैनेज कर रहे हैं, वो भी तो धंधा चला रहे हैं। वो भी धंधा चला रहे हो, अपना पैसा कमाएंगे भाई, तुम्हारा पैसा मैनेज कर रहे हैं। वही हम लोग कितने कंफर्टेबल हैं उस फीस को देने में, और कंपैरिजन टू अदर म्यूचुअल फंड वो कितना ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मतलब हाँ। सारी चीजें कंपैरिजन कर सकते हैं। अब कई म्यूचुअल फंड्स में ऐसा होता है कि कोई एग्जिट लोड होता ही नहीं है। एग्जिट लोड का मतलब है कि एक टाइम फ्रेम दे रखा होता है उन्होंने कि अगर इससे पहले आपने म्यूचुअल फंड सेल कर दिए, मेजरली वो साल का होता है, जैसे हाँ। शॉर्ट टर्म, क्योंकि वो मतलब फंड टू फंड वेरी करता है, किसी किसी में होता ही नहीं है कि कोई एग्जिट लोड नहीं है, किसी किसी में होता है कि 1% लगेगा अगर आपने 1 साल से पहले रिडीम कर लिया, किसी किसी में टाइम पीरियड 3 महीने, मतलब वो वेरी करता है म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड। तो ये सारी चीजें एक क्राइटेरिया बन जाती है आपके सेलेक्ट करने में कि आपको किस तरीके के फंड में जाना है। आज की डेट में तो पहले ऐसा होता था कि फॉरेन में इन्वेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन आज अब वो बैरियर नहीं है। हाँ, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप फेसबुक जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते फेसबुक पे, एप्पल में, टेस्ला में, तो आप जिसको जहाँ पर्टिकुलर फंड्स के थ्रू आप डायरेक्ट वहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले मतलब दूसरा प्रोसेस भी है कि आप वो क्या नाम है, दूसरे तरीके मतलब फॉरेन के लिए वो अकाउंट खुलवाओ जहाँ पे आप डॉलर्स में पैसा डालो, इंजेक्ट करोगे, वो कर सकते सबके लिए उतना ही वो सबके लिए इजी नहीं है, सही बात है। तो वो म्यूचुअल फंड एक जरिया है उस चीज को आपके लिए बेसिकली आपने हर जगह स्टेट लिया है ना, जहां जहां आपको लग रहा है कि कुछ ग्रोथ ज्यादा होगी या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो रिडीम की बात की है तो म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी कैसी है? म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी जनरली होता है कि आपने जैसे मार्केट आवर्स में अगर रिडीम कर लिया तो विद इन 2 to 3 बिजनेस वर्किंग डेज आपके अकाउंट में पैसे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अगर कोई जैसे सैटरडे संडे पड़ गया, बिजनेस हॉलीडे पड़ गया, तो वो उसको काउंट नहीं करता, फिर वो मंडे ट्यूसडे बाद होगा, लेकिन जनरली 2 से 3 दिन में पैसा आ जाता है। वैसे वो वहां पे बता देते कि 2 to 3 वर्किंग डेज लगेंगे, तो उतने में पैसा आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाता है। मार्केट आज में नहीं किया तो मार्केट आज में नहीं किया तो शायद नेक्स्ट डे में कंसिडर होता है। मैंने भी बहुत ज्यादा रिडीम नहीं करा, 1-2 बार ही मैंने रिडीम करा, लेकिन तो काफी टाइम हो गया,
बट हाँ मेरे को जितना याद है वो 2 to 3 बिजनेस वर्किंग डेज में पैसा मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाता मतलब शेयर्स की तरह ही है नॉर्मल है शेयर्स की तरह ही। मतलब शेयर्स में ये होता है कि आपने जैसे सेल कर दिए तो थोड़ी देर बाद जैसे ही वो सेल होगा तो आपके वॉलेट में दिखने लग जाते हैं पैसे, लेकिन उसे विड्रॉ करने के लिए आपको शायद एक दिन तो रुकना ही पड़ता है, नेक्स्ट डे विड्रॉ कर पाते हो आप। ब्रोकर के अकाउंट में दिखने लग ब्रोकर जाता है, के मेरे को अकाउंट जब में- चाहिए अपने बैंक में तब अलग से। तो वो अलग से, तो हाँ म्यूचुअल फंड में भी ऐसे ही होता है कि 2 3 दिन लग जाते हैं उन्हें यहाँ पे। सिमिलर टर्म्स की लिक्विडिटी। और बीच में जो बात हुई थी कि जब बढ़ता है तो 2% एक्स्ट्रा, कम होता है तो 2% कम, तो वो कैसे डिपेंड करता है? सी ये मार्केट एग्जैक्टली कैसे चलता है ये तो हम जैसों को तो इतनी नॉलेज नहीं है। वो फंड टू फंड, जैसे मैं फंड का कंपैरिजन करता हूँ जैसे, तो वो वहाँ पे दिखाता है कि पिछले 5 साल में मेरे निफ्टी ने रिटर्न दिया। वो बेसिकली वो क्या होता है ना, बेंचमार्क होता है। किसी भी फंड को लेके आपने मतलब फॉर एग्जांपल अभी हम लोग इंडेक्स बात कर रहे हैं, बाद में एक्सप्लेन करनी थी। मेरे लिए बेंचमार्क निफ्टी 50 है, तो मेरा फंड उससे रिलेशन में कितना ऊपर नीचे रहा, जितना निफ्टी बढ़ा क्या मेरा उतना ही फंड बढ़ा। एक्टिव 2 तरीके के फंड होते हैं, एक एक्टिव फंड है, एक पैसिव फंड है। एक्टिव फंड अपना बैठ के एक मैनेजर है, वो पूरा डिसीजन ले रहा है पूरा टाइम। दूसरा पैसिव फंड है, फॉर एग्जांपल आप इंडेक्स फंड को फॉलो कर रहे हो, निफ्टी को फॉलो कर रहे हो, तो जहां जहां निफ्टी ने पैसे जैसे जैसे डाले हमने वैसे वैसे इसको चेंज कर दिया, तो वो कंपैरिजन शायद वही चलता है। वो भी चलता है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टर्म होती है बीटा। उसको अगर इंडेक्स में कभी जानना होगा तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। बीटा सिग्निफाई करता है, अगर बीटा 1 है तो इसका मतलब अगर मार्केट मेरा 10% ऊपर करेगा तो मेरा शेयर या मेरा म्यूचुअल फंड भी 10% ही ऊपर करेगा। लेकिन बीटा अगर 1.2 है तो मार्केट 10% ऊपर करेगा तो वो 1.2 है तो वो 12% ऊपर जाएगा। तो ये बीटा का कॉन्सेप्ट थोड़ा टेक्निकल हो गया। स्ट्रैटेजी तो मतलब वो पढ़ाई में अलग से आता है, लेकिन हाँ ये टर्म्स मार्केट में रिलेटिवली यूज होती हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे टर्म्स मार्केट में यूज बेसिकली बेंचमार्क के रिलेशन में कितने रिटर्न्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो चीजें सारी। हाँ तो म्यूचुअल फंड बेसिकली इज कंपैरेटिवली सेफर देन इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन स्टॉक मार्केट्स। नॉट 100% सेफर, क्योंकि उसमें भी डिपेंड करता है। लॉस देखो उसमें भी। अगर सारा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है तो यू आर टेकिंग हाई रिस्क कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो वो भी अच्छा खासा गिरेगा ही गिरेगा मार्केट के हिसाब से। तो उसमें कंपैरेटिवली कम रिस्क वहां पे होता है जब आप डेट म्यूचुअल फंड में जाते हो या आपकी लेस इक्विटी वाले में जाते हो कि इक्विटी 50% है, डेट 50% है, या हाइब्रिड मॉडल में जाते हो तो वहां पे थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। बट आप ये नहीं कह सकते कि म्यूचुअल फंड रिस्क बहुत कम है, ऐसा ऐसा म्यूचुअल फंड बेसिकली इस अजम्पशन पे चलता है कि आपको बहुत इमीडिएट फ्यूचर में वो रिक्वायरमेंट नहीं आने वाली है। आप एक अपनी इन्वेस्टिंग कर रहे हो कि मेरा कॉर्पस इकट्ठा हो जाए प्लस उस पर मुझे कुछ एक सेट ऑफ रिटर्न मिल जाए। क्योंकि अगर मेरे को मतलब रिस्क लेना ही है या फिर मैं बहुत इमीडिएट रिटर्न चाहता हूँ तो मैं शेयर साइड जाऊंगा, क्योंकि वहां मतलब मेरे को रिसर्च करके, अगर आपने अच्छे से रिसर्च करी हुई है तो आप शेयर्स में अच्छे कमा सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड चलता ही इस अजम्पशन पे है कि भाई मैं तुम्हें अभी पैसे की जरूरत नहीं पड़ने वाली, तुम जाके एक मतलब एक एज तक जितने भी तुम जॉब कर रहे हो या बिजनेस चला रहे हो जो भी है, उस एज तक तुम्हारा एक अच्छा कॉर्पस है और उस पर मेरे को तुम्हारे को डिसेंट रिटर्न मिल जाए, जो कि एफडी से या फिर मतलब जो भी एक दो सेफ साइड ऑप्शन होते हैं अपने जो हम लोग यूज करते हैं रिटर्न में अपने सब्जेक्ट क्लेम करने के लिए, उससे थोड़ा सा बेटर है। इससे मेरे को चीज याद आई, जैसे अभी 31 मार्च ऑलमोस्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे आई गए हैं, तो लोग म्यूचुअल फंड से जो प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट है यानी कि जो रियलाइज नहीं करा हुआ, राइट, बेचा नहीं है मतलब अभी तक, लेकिन मेरे अकाउंट में मेरे को प्रॉफिट दे रहा है भाई, मेरा 97,000 का मेरा प्रॉफिट है, राइट, ठीक है। तो अब मैं उसको अगर वो 1 लाख के ऊपर हो गया बेचूंगा तो 1 लाख के ऊपर टैक्स भी लगेगा। तो यहाँ पे टैक्स प्लानिंग भी होती है कि 1 लाख से नीचे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। प्रॉफिट बोल रहा हूँ, टोटल अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट नहीं, सिर्फ प्रॉफिट अगर 1 लाख के नीचे नीचे तक का है तो आपका एग्जेम्प्ट होता है। 1 लाख के ऊपर जितना भी वो टैक्सेबल है। तो इस टैक्स प्लानिंग पे चलो आगे बात करेंगे, लेकिन हाँ ये 31 मार्च आते में मैंने एक बार ये चीजें भी आती हैं दिमाग में। इंडेक्स फंड की हम लोग बात करते हैं। बेसिकली इंडेक्स क्या है? इंडेक्स अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो टॉप परफॉर्मिंग 50 टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया, तो उनको मिला के मेरा वो इंडेक्स बनता है। टॉप 50 में अगर किसी कंपनी ने ऊपर नीचे कर लिया और कोई 51st कंपनी या 52nd कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे ज्यादा हो गया तो वो स्विच हो जाती है ऑटोमेटिकली। फिर हमारे फंड्स में कैसे चलता है? वो फंड मैनेजर उसे इंश्योर करता है, मतलब वो भी ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करता है क्योंकि वो इन्वेस्टिंग फंड में कर रहे हैं, वो निफ्टी के हिसाब से ही चलता है। निफ्टी के हिसाब से ही चलता है। निफ्टी और टॉप 50 कंपनी में, और उसमें भी जितना परसेंटेज उसमें निफ्टी ने डिसाइड कर रखा है कि किस सेक्टर को देना है उसी में चलता है। उसी के साथ। तो मतलब अगर जिसको वो भी नहीं करनी कि भाई मैं म्यूचुअल फंड ढूंढने की मेहनत भी नहीं कर सकता,
वो इंडेक्स फंड में इंडेक्स फंड में पैसा लगा दो। क्योंकि ये मैंने भी बहुत सुना है, ये पिछले पता नहीं कितने टाइम से चलता आ रहा है कि इंडिया इज अ ग्रोइंग मार्केट। भाई आंख बंद करके इंडेक्स फंड में पैसा लगा दो, क्योंकि तुम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट उसी तरीके से करते हो कि तुम्हें करंट फ्यूचर में नहीं चाहिए, तुम्हें लॉन्ग टर्म में चाहिए पैसा। मतलब लॉन्ग टर्म से बात करो, आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन बड़ा है। करेक्ट करेक्ट। तो अगर हम देखें कि हर बार मार्केट में डाउन साइड आता है, अप साइड आता है, लेकिन अब मैं कब की बात करूं, कोविड से पहले की बात करूं तो मार्केट कहाँ थी और आज मार्केट कहाँ है। हर लोग ये बोलते थे भाई इतना ऊपर है, गिरेगा गिरेगा मार्च गिरेगा। 20 में आई सॉ निफ्टी नहीं सेंसेक्स अराउंड 25,000 और मेरे ख्याल से अभी कितना चल रहा है 70,000 क्रॉस है। बताओ। तो 4 साल में, ऑलमोस्ट 4 साल में इतना बढ़ चुका है। तो मैं तो कह रहा हूँ भाई म्यूचुअल फंड में अगर नहीं समझ में आ रहा, नहीं सोचना, मेहनत नहीं करनी, करने वाले मेहनत कर रहे हैं, अभी नहीं समझ में आ रही, आपके पास टाइम नहीं है, इंडेक्स फंड को कंसिडर करो और लॉन्ग टर्म डाल के पैसे भूल जाओ। लॉन्ग टर्म डाल के एसआईपी डाल के चलने दो उसको। लोगों को कई बार जैसे मैं मेरे घर की बात करूं, मेरे को मेरे दोस्तों से नॉलेज मिली, फिर मेरे को मेरे कोर्स की वजह से नॉलेज मिली, फिर मेरे को इंटरेस्ट बना तो मैंने खुद की रिसर्च करी। हम लोग लकी रहेंगे। हाँ, हम लोग इस मामले में थोड़ा लकी रहे, लेकिन हमारे घर वालों को नहीं पता था इतना कि भाई म्यूचुअल फंड क्या चीज है, कैसे वर्क करता है, शेयर्स क्या चीज है, कैसे वर्क करती है। तो मैंने इवन मेरे पापा को भी बताया। अरे नहीं चाहिए भाई लोन, म्यूचुअल फंड है तो बताओ। ये भी इन्होंने अलग परेशान कर रखा है। तो मैंने इवन उनको भी बताया, मैंने कहा कि आप कोई स्पेसिफिक, अगर आप डिसाइड करो आपने कितना अमाउंट मंथली इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पैसा बैंक में बड़ा बड़ा खर्च होता है, बैंक में बड़ा कैश बड़ा, आप कहीं जाओ खर्च हो जाता है। मैं तो हमेशा से ये कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ, कमाओ, इन्वेस्ट करो, फिर खर्चा करो। ये नहीं कि कमाओ खर्चा करो, बच गया तो इन्वेस्ट करो। वो मेरा कॉन्सेप्ट कभी रहा ही नहीं है। मैं जितनों से मिलता हूँ मैं सबको यही सलाह देता हूँ, चाहे मेरे छोटे हो, अगर मेरे मेरे से बड़े हैं उनको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं ये नॉलेज ट्रांसफर जरूर करता हूँ। 100 रुपए कमा रहे हो, एटलीस्ट 10 रुपए तो इन्वेस्ट कर दो, कुछ तो करो। कुछ तो करो, हैबिट बनाओ इस चीज की। ये इन्वेस्ट करना मेरी हैबिट बन जानी चाहिए। हैबिट बनेगी, तुम्हें पता नहीं चलता भाई कि तुम्हारी जेब से 500,000 रुपए तुम बाहर ऐसे ही दोस्तों का निकलो 500,000 खर्च हो जाते हैं, नहीं पता चलता और फर्क भी नहीं पड़ता है। तो वही 500,000 अगर तुम मंथली इन्वेस्ट भी कर दोगे, तुम अगर एक लॉन्ग टर्म होराइजन में देखो ना, अच्छा खासा कॉर्पस फंड इकट्ठा हो जाएगा तुम्हारे पास, और जो तुम्हें लगे वो जिसके लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और इंडेक्स तो बढ़ेगा ही ना। रिवर्स में तो चलना नहीं जाएगा अगर मैं अगले 15 साल की बात करूँ। जाता भी है, और वही बात है ना, फिर म्यूचुअल फंड का वही फायदा है, जब इंडेक्स नीचे जा रहा होगा तब तुम्हें एसआईपी देके जितने यूनिट्स मिल रहे होंगे वो ज्यादा मिल रहे हैं। ज्यादा जो सही बात। और लकीली अगर तुम्हें उस टाइम नहीं बेचना तो तुम्हारे लिए कितना आगे फायदा है। मैं तो कह रहा हूँ टैक्स प्लान की तुलना में। तो अब इसमें एसआईपी और म्यूचुअल फंड में वैसे तो एक ही चीज है, बट एसआईपी में मंथली हम एक अमाउंट देते हैं और म्यूचुअल फंड एक बार में डाल देते हैं। इन दोनों में थोड़ा कंपैरिजन या क्या बेटर होगा? एसआईपी वैसे जनरली मंथली कोई वो मैंडेटरी नहीं है, अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो, हर वीक सेट कर सकते हो, अच्छा, हर 15 दिन में, हर क्वार्टर में, वो अपने हिसाब से सेट कर। मतलब वो सिस्टमैटिक प्लान उन्होंने नाम दे दिया है एसआईपी, सिस्टमैटिक है, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हो आपको मंथली करना है, आपको बाई वीकली करना है, फोर्टनाइटली करना है, कैसे वीकली करना है। वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग लमसम में भी करते हैं सही बात है। कि भाई मेरे पास 10 करोड़ रुपए है या 10 लाख रुपए है, मैं लमसम सीधा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। और कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि मैं हर महीने 10-10 हजार रुपए डालूंगा, हर महीने लाख लाख रुपए डालूंगा। तो वो हर किसी के चॉइस पे डिपेंड करता है, कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतना इन्वेस्ट करना ही है। आप तो जैसे अच्छी बात है 100 रुपए से इन्वेस्टिंग स्टार्ट हो रही है। मेरे लिए तो एसआईपी बेटर क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर सपोज कोई बंदा एक एक्स अमाउंट कमा रहा है और मुझे पता है उसमें से 5-10 हजार में मेरा काम हो जाएगा एक्सपेंसेस का, और उससे ज्यादा अगर मेरे पास बचे तो मैं फालतू खर्चा करूंगा, सही तो बात मैं है। बस वो साइड करके बाकी एसआईपी या शेयर्स में डाल देता हूँ ताकि वो पहले ही घट जाए। सर अरे ये बेस्ट बेस्ट अप्रोच है। बेस्ट अप्रोच है। क्योंकि उससे क्या है, तुम करने को चाहो तो अपना लाइफस्टाइल हर महीने साल बढ़ा सकते हो, बट ऑब्वियसली आई थिंक जब कमाना शुरू किया है एटलीस्ट 4-5 साल सेम एक्सपेंसेस पे जियो, और फिर जो वो इकट्ठा हो जाए ना 5 साल में, फिर तुम्हें फर्क समझ आएगा कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है, फिर कैसे एक टाइम के बाद तुम अच्छे से लाइफस्टाइल अपग्रेड कर सकते हो, ना कि ऐसे धीरे धीरे वाला। सही बात। उससे तुम्हारे खर्चे बढ़ते रहेंगे बट तुम्हारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी नीड्स तो एक टाइम पे कांस्टेंट हो ही जाती है। एग्जैक्टली। मोमेंट्स का तो कोई वो लिमिट है ही। आज मेरी वॉन्ट्स 5,000 रुपए की है, कल मेरी वॉन्ट्स 5 लाख रुपए की होती, वॉन्ट्स का कोई नहीं है। नीड तो मेरी फिक्स है कि भाई मेरे को रोटी खानी है, चावल खाना है, दाल खाना है, या जो भी मतलब एडिशनल चीजें खानी है, कपड़े पहनने हैं, घर का रेंट है, राइट, वो तो फिक्स है मेरा नीड्स। ज्यादा आज खाने होना है। पनीर का आइटम ही है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। चलो बस।
इससे एक चीज और होती है, जब हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं ना कि खर्चे ज्यादा नहीं करने, एक वो थोड़ी सी इंडियन मेंटालिटी भी है, थोड़ी कंजूसी वाली कहीं ना कहीं, बट उसके अलावा ये भी होता है कि बॉन्ड्स वाली जो गंदी आदतें लगती है ना, वो कम हो जाती है। और जब 2-3 साल तुम आदत बना लो ना कि नहीं करना खर्चा, तो इवेंचुअली जब पैसा आता भी है ना, तब तुम्हें लगता है क्या ही करना है, क्यों करना है। वो जब आप नया नया पैसा कमाना शुरू करते हो, फिर साथ इतना अच्छा अमाउंट आ जाता है, आप लगता है मैं ये भी खरीदूंगा, ये भी खरीदूंगा, ये भी खरीदूंगा, 1-2 महीने कर लिए, फिर उसके बाद अब सब खरीद लिया। वो क्या खरीदना था, घूमना था, लैपटॉप खरीदना, जूते खरीदना, कपड़े खरीदना, सब खरीद लिया। अब तो पैसा बच ही रहा है, इन्वेस्ट करो भाई, सिंपल सी बात है। ऐसी करने वाले लोग भाई अपनी सैलरी का 50% इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं करने वाले 1% भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक 10 से 20% के बीच में कुछ तो एक आप अपने एक्सपेंस के हिसाब से सेट कर लो भाई, मेरे को इतना पैसा तो इन्वेस्ट करना ही करना है। नहीं तो लोग कहीं ना कहीं तो पैसा उड़ा ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आज तो, किसी किसी को उड़ा दो। तो आज की डेट में इंटरनेट जिसके पास है उसके पास उसको कुछ ना कुछ बेचा जाना। सब अंबानी जी की कृपा है। सबके पास आजकल इंटरनेट है। वो जितना अच्छा है उतना ही खराब भी है। ये तो अब कुछ नहीं समझ में आ रहा, फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई एक तो हमारी आजकल एड बहुत स्पेसिफिक आती है। मैंने कल सब पता है भाई फोन को। मैंने कल या परसों गलती से मैंने कहा ऐसे ही सपने में आ रहा था कि भाई गेमिंग प्ले स्टेशन, मैंने फ्लिपकार्ट पर सर्च कर दिया। बस भाई मैंने इंस्टाग्राम खोला, वहां पे ये ऐड, मैंने नॉर्मल गूगल खोला, वहां पे ये ऐड। तो आपने लिया कि नहीं लिया? मैंने नहीं लिया। वो वांट है ना, मेरे जरूरत नहीं, मुझे पता है मैं अगर आज मैं 50,000 रुपये खर्च दिए, 5 घंटे खेलूंगा बस, उसके बाद मेरे को टाइम ही नहीं गेम खेलने का, तो उस 5 घंटे के लिए 50,000 रुपये खर्चना तो अर्थ ही नहीं है। इससे अच्छा मैं आउटडोर गेम खेलूं, मेरे लिए ज्यादा बेटर, थोड़ा बॉडी पे भी काम हो जाएगा मेरी। वो थोड़ी सी सोच ऐसे चलती है ना, मतलब मे भी हम लोग थोड़ा सा टॉपिक से डिविएट हो रहे हैं बट कवर कर लेते हैं इसको। कि एक आदमी है जिसको वो सोचता है कि भाई लाइफ एक ही बार मिली है, मैं जवान एक ही बार हूँ, तो मैं जो जो चीजें चाहिए कर लेता हूँ ना मैं। और दूसरा आदमी ऐसे सोचता है कि यार हमेशा मतलब ठीक है मेरे को अपनी चीजें भी करनी है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, लेकिन मेरे को एटलीस्ट एक सेफ साइड के लिए मेरे को इन्वेस्टमेंट तो करनी चाहिए। कब मुझे जरूरत पड़ जाएगी। अब हम लोग एक्चुअली इंडियन मेंटेलिटी में वैसे चलते हैं हम कि हमारे तो मतलब घर पे इस चीज को लेकर डिस्कशन नहीं होगा, स्कूल में डिस्कशन नहीं हुआ, घर पे नहीं हुआ, तो हम लोग इसको कभी डिस्कस ही नहीं करते। नहीं करता। आज की डेट में इंटरनेट के थ्रू ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो थोड़ी सी चीजें लगती हैं कि खुल के बात नहीं कर पाते। अब अगर तेरा मतलब चलो ठीक है हम लोग तो कर लेंगे, लेकिन अगर जनरली हमारे कोई दोस्त होगा वो हमसे फाइनेंस को लेकर अपना बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा उसको अब वो महसूस होगा यार कि पैसे से रिलेटेड में क्या बताऊंगा मुझे, क्या पता मेरे मतलब मैं सही से खर्च ना कर रहा हूँ, मुझे समझ ना आ रहा हो, लेकिन अगर मैं किसी से बात कर लूंगा तो शायद मुझे एक अच्छा ओपिनियन मिल जाए। सही बात। मेरे को मालूम लगता है, मेरे कोई कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे, वो मेरे को सीधा कॉल करते हैं, भाई म्यूचुअल फंड बता दे किस में इन्वेस्ट करना, हम भी उसी में कर देंगे। मतलब वो रिसर्च नहीं करना चाहते, चलो उनका वो मोटे भी नहीं है और वो टाइम भी रहने वाले, वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ उस पर मान लेते हैं, तो सही भी लगता है। चलो ठीक है, तुम्हारी रिसर्च तुमने करी है, वो तुम्हारे लिए नहीं, किसी और के लिए भी एक एड ऑन है। वो ये है कि रिलायबिलिटी, उसको वो मेरे पे रिलाय कर रहा है, तो वो मेरे कहे हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि मैं इतना टाइम से कर रहा हूं, तो मैं उस चीज के लिए बोल सकता हूँ। मैं कोई मेरे को कोई बट आपके दोस्त ऐसे तो नहीं करते कि वो जिस दिन म्यूचुअल फंड नीचे हो उस दिन आपको फोन करके गाली देंगे? नहीं, ये नहीं करते, अभी तक तो नहीं करा, बट तो एक भरोसा नहीं किस दिन ये भी हो जाए। वो शेयर वाले करते हैं सिर्फ। सही बात है। बट हाँ, मैं एक टाइम पे जैसे बैंक में काम करता था, तो मेरी क्यूरियोसिटी इन चीजों में तब से आई थी, क्योंकि अब जब मैं बैंक में पहुंच गया था, बहुत सारे बैंकिंग प्रोडक्ट्स थे, सबकी नॉलेज मिली, कोई एफडी से लेके अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन, और फिर म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इवन स्टॉक्स, तो सबकी नॉलेज मिल गई थी। फिर ये अब मैंने क्या किया था, अब मेरे को ये भी समझ आ गया था कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, अब कितनी ज्यादा भी नहीं करनी चाहिए, कम भी नहीं करनी चाहिए, मैंने सब में थोड़ा थोड़ा डाल दिया था। और फिर ये भी नहीं था कि मैं सबको जबरदस्ती बेचे जा रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे ये जल्दी समझ आ गया था कि बैंकिंग लाइन मेरे लिए तो नहीं है एटलीस्ट। बट फिर ये था कि कुछ फ्रेंड्स जिनको कुछ चाहिए होता था, वो नेचुरली पहले मुझे फोन करते थे, क्योंकि मैं इस लाइन में था। तो वो एक, आई थिंक इस सेक्टर में कोई बंदा जान पहचान का हो ना, तो वो भी एक ट्रस्ट बन जाता है। वरना आजकल ये दिन भर दिन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स तो बतेरे आते जा रहे हैं, और अभी तो काफी ये भी था कि काफी फंड्स वाले या कुछ लोग उनको डायरेक्ट पैसे देते हैं कुछ प्रमोट करने के लिए। वो तो है तो ही। एक ट्रस्ट होना भी बहुत जरूरी है इस लाइन में। सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर चीजें बता रहे हैं, नो डाउट वो सही भी बता रहे हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात लेकिन आप बिलीव तब करो जब आप अपनी रिसर्च कर है। रहे हो। हाँ, बिल्कुल सुन के सीधा इन्वेस्ट नहीं कर देना, आप सुनो, उसने 5 तरीके के फंड बताए हैं, आप डिसाइड करो कि वो 5 में से कौन सा एक आपके लिए सही है। एट द एंड ऑफ द डे पैसा तो मेरा है ना यार। और लोग क्या करते हैं, जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ,
इक्विटी स्टॉक में 40 50 कंपनी के स्टॉक ले रखे हैं। ऐसा सबके बारे में जानते हैं वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ इतने कंपनी में उन्होंने पैसा अलग से इक्विटी में लगा रखा है, स्टॉक में लगा रखा है। मेरे लिए अप्रोच सही है नहीं है वो मैटर नहीं करता, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इतना करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छी चीजें ढूंढो, क्वालिटी मैटर्स नॉट द क्वांटिटी। राइट। आपको अगर 2 भी अच्छे ये म्यूचुअल फंड मिल जाए, इट्स मोर देन एनफ। जरूरी नहीं है आपको 10-15 भी ढूंढने हैं कि भाई मेरे को ये ऐसे करके करना। आप अपने गोल सेट करो, अपना फंड उसके हिसाब से डिसाइड करो। बेसिकली यार गोल तो ये है ना कि मैं थोड़ा सा मतलब उस पैसे के लिए मुझे काम नहीं करना पड़ रहा और मुझे एक डिसेंट रिटर्न मिल जाए। गोल ये थोड़ी है कि यार पूरे दिन यही खोल के बैठा हूँ, मैं ऑफिस में बैठ के देख रहा हूँ कि भाई मेरा शेयर नीचे पड़ा हुआ, क्या करूँ। अपना काम, मेरा ऑफिस का काम, तो क्या फायदा उस चीज का। वो तो तुम्हारा पैसा पैसे को कमा रहा है, उसके लिए तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम बेर मिनिमम काम करो, अपने वीकेंड पे तुमने टाइम निकाल लिया, रिसर्च कर ली, इन्वेस्ट कर दिया, आगे बढ़ो, एसआईपी डाल दिया, हर महीने भूल जाओ कि भाई अपने अपना पैसा डेबिट होता रहेगा। तुमने अपना गोल हैबिट मतलब बेसिकली हैबिट जरूरी है, ये नहीं कि भाई आप किस में कर रहे हो, मतलब किस में कर रहे हो ऑब्वियसली वो रिसर्च मैटर करती है। तो हर किसी के लिए अलग अलग चीज हो सकती है। मैं अगर जिस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं हो तुम्हारे को सही लगे या सही बात है। सही लगे, क्योंकि मैं किसी अलग पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ, मैं कोई अलग तरीके से देखता हूँ। मैं उसके फाइनेंशियल तो सारे तो नहीं अवेलेबल है। मैं एग्जिट लोड के फॉर एग्जांपल मैं एग्जिट लोड के साथ देखूँ, जिसमें एग्जिट लोड नहीं लग रहा है मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन तुम्हें करना ही 10 सालों के लिए, तेरे को एग्जिट लोड से फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा करते हैं, एक ना कोई फंड खोल लेते हैं, मतलब कोई भी रैंडम, उसका कोई प्रमोशन नहीं, और फिर उसको समझते हैं कि हम जो भी टर्म्स यूज कर रहे हैं उसमें क्या क्या है। ये वेबसाइट है ईटी मनी। अच्छा ठीक है, इसका कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, कोई पैसा वैसा नहीं मिला है, और पहले बता दें अपने बस जस्ट नॉलेज शेयर करने के लिए बता रहे हैं। तो एक ये इक्विटी बेसिकली जो आप यूज करते हो आप वही। हाँ, मैं इस ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं ये दिखा रहा हूँ। लोग अलग अलग ऐप्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो वो दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप मेरा वैसे ये मानना है, मतलब एक सेकंड का बस, कि लोग ना बतेरे ऐप आते रहते हैं, यहाँ डलवा देंगे, वहां करवा देंगे, ये करवा देंगे, लेकिन आपको ना थोड़ी सी ऐप को लेके भी रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि किसकी बैकिंग है किसकी नहीं है। यूएस में वो अभी शायद आज भेजा था तुमने, हाँ वो एफटीएक्स भाई वो टॉप 2 थे, बाइनेंस और एफटीएक्स, पर एफटीएक्स खत्म हो गया एकदम खत्म, मतलब 1 महीने के अंदर डेड टोटल। तो बेसिकली आपको ऐप को भी लेके थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। अब जैसे ये ऐप है, ये मेरे को इसके एनएवीज बता रहा है। एनएवीज नेट एसेट वैल्यू थोड़ा नेट एसेट वैल्यू है, फाइनेंशियल टर्म है, वो किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। और अभी समझने के लिए देख लो कि ये प्राइस है, एनएवीज प्राइस, जैसे शेयर का प्राइस होता है वैसे मेरे एनएवी एसेट वैल्यू है उसकी। ठीक है, तो ये मेरे को नवंबर वो मतलब बहुत सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जितने भी मेरे फंड में जहां इन्वेस्ट हो रहा है, तो ये मेरे को उन्होंने पूरा मेरा वो दिखा दिया कि भाई ये मेरा चार्ट है। ये अब मैं देखूं तो फ्राइडे 29 मार्च यानी कि आज ही की डेट है, बस 2019 यानी कि 5 साल पुराना डेटा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे को बाइफिकेशन दे रखा है, 1 मंथ का देखना है, 1 साल मैक्सिमम पे देख सकते हैं, मतलब जब इंसेप्शन। करेक्ट। तो ये इसके हिसाब से ये अभी इसके पीछे दिखा रहा है 2013 चल रहा है। तो हम अगर 5 साल का होराइजन देख के चले, तो ये जो मेरी येलो लाइन है वो इस कैटेगरी का फंड बता रहा है। और मैं ना वेबसाइट को लेकर स्केप्टिकल होता हूँ, एक बार इसकी फंड की ओरिजिन हम गूगल कर सकते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि सपोज 13 से 19 का पीरियड तो फिर भी थोड़ा सा स्टेबल था, 19 से 24 में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन रहे हैं। तो सिर्फ पिछले 2-3 साल का मत देखना, ओवरऑल भी देख के राइट। लॉन्च डेट 28 मई 2013। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है 28 मई 2013। मतलब वेबसाइट एकदम मतलब सही है, डेटा गलत नहीं देगी। ठीक है, तो ये सॉरी ब्लू वाली लाइन मेरा दिस फंड रिप्रेजेंट करती है, और ये ऑरेंज वाली मेरा कैटेगरी एवरेज, यानी कि इस कैटेगरी में जो भी और म्यूचुअल फंड वो कितना मेरे को रिटर्न दे रहे हैं। तो अब जैसे कि आयुष ने बोला कि 2020 से लेके अभी में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है, तो मैं काम करता हूँ 3 साल का होराइजन ले लेता हूँ। तो 21 से लेके अभी तक में कितने चेंजेस आए हैं। तो अगर मैं इस फंड की स्पेसिफिक बात करूं, तो इसके साथ के जो फंड्स है जो सेम कैटेगरी में है, वो मेरा येलो लाइन को डिनोट कर रहे हैं, वो नीचे ही है। कुछ जगह पे बराबर भी आए हैं, कुछ जगह पे हो सकता है इस एरिया में ऑलमोस्ट सेम ही रिटर्न है, बट ये अपने कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा ये मेरे को यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, क्या नाम है इसका? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। ये फंड डायरेक्ट पार्क के ब्रांड जैसा कि सॉफ्टवेयर। हाँ, साउंड वैसे करा, लेकिन पराग पारिक एक्चुअली बहुत नाम ही हो रखा है इस समय।
तो यहाँ तक मेरे को ये भी दिखा रहा है कि जब से ये शुरू हुआ था तब से लेके ऑन एन एवरेज 20% पर एनम रिटर्न दे रहा है। ऑन एन एवरेज मतलब किसी टाइम कम ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब ये ऑन एन एवरेज ये रिटर्न है। क्योंकि कभी कभी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये मेरे को बोल रहा है इस फंड ने मेरे को 63% रिटर्न दिए। तो ये ऑन एन एवरेज बता रहे हैं कि 20% पर एनम तो मैं रिटर्न मिल भी जाएगा। ये एक्चुअली वो वाले ईयर होंगे जब वो कोविड में शायद बहुत ज्यादा गिरा हुआ था, फिर हाँ, तो अगर हम इसको इंसेप्शन के करके देखें तब भी देखें तो ये मेरे को इंसेप्शन ही बता रहा किसी इंसेप्शन अभी तक तो उसने 20%, कभी हो सकता है स्टार्टिंग में 10% भी दिया हो, फिर कोविड के बाद से बहुत अच्छा रिटर्न 40-50% भी हुआ, वो भी देख लेते हैं। कोविड पीरियड हमारा कौन सा 2020 का था ना। हाँ, तो देखो एकदम यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरा भी था। यहाँ से देखिए 188% से नीचे आया था मेरा ऑलमोस्ट 120%, यानी कि 60% का गिरावट भी आई थी। फिर उसके बाद भी धीरे 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 अच्छा खासा, मतलब उस फंड ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ये मेरे को पूरा हिस्टोरिकल डेटा दे रहा है कि क्या क्या चीजें हैं। मुझे इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास चॉइस है कि मैं एसआईपी करना चाहता हूँ, यानी कि मंथली पैसा, वही वीकली पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कैसे करना चाहता हूँ। यहाँ पे तो मंथली का ही ऑप्शन। फंड के आगे डायरेक्टर ग्रोथ है। डायरेक्टर ग्रोथ का क्या मतलब? डायरेक्ट का मतलब होता है कि इसमें कमीशन बेयर मिनिमम होती है। अच्छा, एक रेगुलर होता है, एक डायरेक्ट एक रेगुलर होता है, एक डायरेक्ट होता है। रेगुलर वाले में ये जब मैंने पहले इन्वेस्ट करता था मेरा रेगुलर स्कीम था, अच्छा, उसमें कमीशन थोड़ी ज्यादा थी। तो उसके बाद बीच बीच में नोटिफिकेशन आते रहते थे कि आपने फंड को रेगुलर से डायरेक्ट में कन्वर्ट कीजिए। डायरेक्ट अच्छा, ऐप खुद ही भेज रहा है? आप खुद ही नोटिफिकेशन भेजिए कि डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करो, आपकी थोड़ी कमीशन कम होगी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो मेरे को कोई सजेशन दे रहा है और मेरा कोई लॉस नहीं है उसमें, बेनिफिशियल चीज है, तो क्यों ना मैं उसको एक्सप्लोर कर लूं। तो फिर मैंने उसको एक्सप्लोर कर लिया। ग्रोथ का क्या मतलब है? तो ये शायद फंड के नाम में ही है। नहीं, ग्रोथ का आइडिया शायद ये मतलब होता है कि अब जस्ट लाइक शेयर्स, क्योंकि फंड भी बेसिकली कर तो कंपनी में इन्वेस्ट रहा है ना, अब अगर डिपेंडिंग अपॉन की इक्विटी में नहीं है तो वहां से जैसे शेयर्स आपको डिविडेंड देते हैं ऐसे ही फंड वाले भी डिविडेंड देते हैं। अच्छा, हाँ 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 हाँ, वो डिविडेंड यील्ड कहते हैं उसको। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं वो डिविडेंड अपना क्लेम कर सकता हूँ कि वो जितना जितना मेरे को डिविडेंड मिलता है या वो फिर मेरे को- इन्वेस्ट कर सकता हूँ। हाँ, या फिर रीइन्वेस्ट। ओके, तो ग्रोथ मींस कि वो उसमें रीइन्वेस्ट हुए। मुझे लगा शायद ऐसी होगी नहीं लिखते नहीं नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं ये मंथली अभी एक्चुअली हम ना कहीं पे एक्सप्लोर कर लेंगे जहाँ से आपने ये डायरेक्टर ग्रोथ सेलेक्ट किया है, वहाँ पे देखना कि ग्रोथ वाले ऑप्शन में क्या क्या। चलो देख लेंगे। ठीक है, तो मैं मंथली इन्वेस्ट कर सकता हूँ इस फंड में। हर फंड की मिनिमम अमाउंट अलग अलग है, किसी हाँ। में 100 भी है, किसी में 1000 भी है, जैसे इसमें 1000 है कि मिनिमम मेरे को 1000 मंथली इन्वेस्ट करना ही होगा। और सिमिलरली मेरे को कब तक ये एसआईपी चलानी है, नंबर ऑफ ईयर डाल सकते हो, मंथ डाल सकते हो, या जब तक मैं चाहता हूँ तब तक चलेगी। ठीक है, या तो फिर आप चाहो तो आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो कि आज ही। अब लमसम के लिए भी मिनिमम अमाउंट है कि भाई लमसम बेसिकली मतलब जब काम आता है कि मुझे एकदम से कुछ बोनस मिल गया है, मुझे एक्स्ट्रा पैसा आ गया, कहीं यूज नहीं करना, तब भी मैं चाहूँ तो फंड में इन्वेस्ट कर दूँ। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अब ये मेरी रैंकिंग भी दे रहा है यहाँ पे कि 23 फंड्स हैं इस फ्लेक्सी कैप में, उसमें इसकी रैंकिंग सबसे पहले है, नंबर 1 है। ठीक है, अभी डिटेल बता रहा है, कंसिस्टेंसी है रिटर्न में, आउट परफॉर्मेंस है, रिस्क रिटर्न है, एवरी यूनिट ऑफ रिस्क दिस फंड टेक्स इट प्रोड्यूसेस 20% मोर रिटर्न। मतलब जब लोग डिटेल में जाना चाहेंगे तो वो इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहोगे तो इस पर हम किसी पर्टिकुलर फंड पे अलग से वीडियो बना लेंगे ताकि व्यूअर्स को काम आ जाए। वोलेटिलिटी प्रोटेक्शन बता रहा है, थॉमस के बारे में बता रहा है, एसिड लोड के बारे में बता रहा है। अभी हम जो एसिड लोड की बात कर रहे थे तो यहाँ पे जैसे है 2% है कि अगर 365 डेज से पहले रिडीम कर लिया, और 1% है अगर 365 की बात कर रहा है बट 730 डेज से पहले करा। मतलब 1 साल के अंदर किया तो 2%, 2% है। 2 साल के अंदर किया, 1 से 2 साल के बीच में किया तो 1%, हाँ, और उसके आगे किया तो 730 डेज है। 730 डेज कितना टोटल? 2 साल। 2 साल हो गए, तो 2 साल के बाद करा तो कोई फिर ऐसे तो वो 1 बेसिकली, क्योंकि वो बात में वही है ना कि यार उसका बेनिफिट ही तभी है जब मैं लॉन्ग होराइजन के लिए ले रहा हूँ। अगर मैं अभी 1 साल में 2 साल में, वो लकीली अगर मैंने कोविड में लिया होता और मैं अभी अगले साल देख रहा होता तो मैं सबको बता रहा होता भाई 1 साल में कितने का। लेकिन वो एक प्रॉपर व्यू नहीं देता उससे। हाँ, 1 साल का ओरिजिनल टाइम पीरियड है, कोविड वाला तो एक्सेप्शनल ही वो तो है। एक्सेप्शनल था। वो ऐसा जरूरी नहीं कभी आए जिंदगी में, कभी अगर ऐसे कोविड कोई और सिचुएशन आई तो अभी वैसे पता नहीं सेम रिएक्ट करेगी नहीं करेगी मार्केट। वो तो इस बार करिए तो वो ठीक है। ठीक है, अब इसके बारे में फंड का ओवरव्यू दे रहा है कि भाई इसमें कितना एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो मेरा जनरली होता है कि म्यूचुअल फंड में कितना एक्सपेंस
मतलब अगर मैं 100 रुपए डालता हूँ तो कितने वो काट के साइड रख के बाकी invest करता हूँ। 0.56% ये काटता है उस पर, ठीक है। एग्जिट लोड 2% जो भी हमने ऊपर डिटेल में पढ़ा, वही यहाँ पे चीजें इन्होंने दोबारा से लिखी। AUM बता रखा है। फंड साइज बता रखा है। बेसिकली इस फंड में टोटलिटी में कितनी इन्वेस्ट हो रहा इतना इन्वेस्ट पैसा इतना लॉक, अच्छा लॉकिंग पीरियड भी अलग अलग होता है किसी किसी फंड का। जैसे हम ELSS की बात करें तो 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है उनमें। है? हाँ किसी किसी फंड में 1 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, किसी किसी फंड में 7 दिन का भी लॉकिंग पीरियड होता है। तो ये लॉकिंग पीरियड, तो इसमें कोई इसमें लॉकिंग पीरियड नहीं। तुमने आज आ रहा तुम कल वापस पैसा चाहिए तो तुम विड्रॉ कर लो, मतलब एग्जिट लोड जो लगे। बंदा लिक्विडिटी के हिसाब से देख रहा है वो लॉक इन भी ध्यान रखे। बिल्कुल ध्यान रखें कि भाई अगर मैंने डिसाइड कर रखा है कि मेरे को पैसा चाहिए ही 4 साल बाद, तो मुझे 3 साल के लॉकिंग पीरियड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसका लॉकिंग पीरियड 7 साल है, वैसे कितने लंबे नहीं होते, बट अगर जस्ट फॉर एग्जांपल ये अगर इसमें है तो वो फिर उसको नहीं कंसिडर करना चाहिए वो चीज, ठीक है। अभी बेंचमार्क किसको लेके चलता है? निफ्टी 500 को। ओके, अब ये 5 इंडिया की टॉप 500 टॉप कंपनी 500 उनका बेंचमार्क लेके चलता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जैसे ऊपर लिखी थी वो, अब यहाँ पे रिस्क लिखा है वेरी हाई, क्योंकि ये शायद सारा का सारा पैसा इक्विटी में ही डाल रहा होगा। इक्विटी इज वेरी रिस्की। इक्विटी में भी डाल रहा होगा। और ये 500 कंपनीज में, हालांकि हमें ये पता चलता है वैसे, एक मिनट, टॉप 500 कंपनीज है। जी ना, देखना टॉप होल्डिंग के बारे में बता देगा ये कि मेरा ऑलमोस्ट 8% HDFC बैंक में कर रहा हूँ, ठीक है। 7.23% बजाज होल्डिंग में कर रहा हूँ। अगर मेरे को हाँ, हाँ। पोर्टफोलियो चाहिए तो वो मेरे को यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, कंपनीज भी पूरी दिख जाती वैल्यू है। बैक करिए, सेक्टर में मिल जाएगा। सेक्टर भी आ रहे हैं ना। लार्ज कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है, अदर कैप क्या होता है? वो तो ऐसी वो अच्छा, थोड़ा सा डेट में भी है। सॉरी डेट की भी कंपनीज दिखाएगा कि किस कंपनी में डालना है। अदर से दिखा रहा है, बाकी रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक डिटेल में चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगी चीजें। मतलब अच्छा खासा एक ओवर मतलब मिल जाता है। almost मुझे पता चल सकता है कि कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, हो सकता है कुछ, क्या ही मैं स्ट्रेटेजी कर सकता मैं हूँ? वही बोलने वाला था कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ से चेक करके कंपनीज में डायरेक्ट स्टॉक हाँ। इन्वेस्ट करते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि रेडी डेटा अवेलेबल है, वो तो आपके यूज पे है ना। उस डेटा का आप किस तरीके से यूज कर रहे हो। नहीं, आप अच्छे से यूज करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। आप नहीं यूज करोगे तो डेटा पड़ा है, कोई और यूज कर लेगा। आप नहीं करोगे तो किसी ने बता दिया कितने स्टॉक में। बेसिकली मैं क्या करूँ, मैं एक टॉप म्यूचुअल फंड ढूंढूं, उसमें ढूंढूं कि उसने सबसे ज्यादा कहाँ डाला हुआ है और फिर मैं उसमें डायरेक्टली डाल दूं। बस वही आपने अपने डाइवर्सिफाई नहीं कर पाओगे। वही बात है रिसर्च पे कि उनका पहले जैसा चला वैसा चलेगा कि कितना चलेगा, वो वाला हाँ। एक एस्टिमेट करना पड़ेगा। अब उन्होंने कब चेंज कर दिया, आपने चेंज नहीं किया, क्या करना है? यहाँ बता रहा है कि टोटल कितने स्टॉक है, 43 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हम ये पोर्टफोलियो पीवी रेशियो की बात कर रहे हैं, पीई रेशियो की बात कर रहे हैं, ये सब तो कुछ ज्यादा ही फाइनेंशियल टर्म्स है, हर किसी को नहीं समझ आएगी। ठीक है, मतलब बेसिकली मेरे को यहाँ से ये भी डेटा मिल गया कि मेरा एग्जैक्टली ये म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ पैसे डाल। आगे बढ़ते हैं, और क्या है? ठीक है, इसमें फिर मेरा कंपैरिजन दे दिया कि इसके साथ साथ के कौन कौन से फ्लेक्सी फंड है जो मेरे Competitors कौन हो गए? कॉम्पिटिटर्स है। कॉम्पिटिटर और जो सेम कैटेगरी में, सेम कैटेगरी वाले ही बता रहा है एक्चुअली, फ्लेक्सी कैप फंड ही बता रहा है। राइट, ठीक है, ये 4th नंबर पे है, ये 11th नंबर पे है, ये 9th नंबर पे है, ये 1st है, ये 5th है। तो ऐसे करके इसने पूरा वो बता रखा है। ये रैंकिंग इसकी ओवरऑल रिटर्न पे है। ओवरऑल रिटर्न पे है कि रिटर्न कौन कितना दे रहा है। राइट, ओवरऑल रिटर्न पे भी हो सकती है, फंड साइज पे भी हो सकती है, एक्सपेंस रेशियो पे भी हो सकती है। मतलब ये तो डिटेल में जाओगे तो पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसने सॉर्ट बाय रिटर्न कर रखा है, तो जो सबसे ज्यादा रिटर्न देगा उसके हिसाब से भी दिखा रहा है ठीक है। और क्या है? इस वेबसाइट पे। और हमारे को क्या मिलेगा, जो जैसे हम बात कर रहे थे बीटा स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें भी जो बिल्कुल ही मतलब गीक है इन सब हाँ। चीजों में, उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। जो जनरली बस तो थोड़ा पैसा कहीं पार्क करना है तो वो इतना तो डिटेल में जाना जाना उनके लिए भी कोई बेनिफिशियल नहीं है। अब ये फंड मैनेजर के बारे में बता रहा है। अच्छा, स्कीम डॉक्यूमेंट देखना है, यहाँ से आप स्कीम डॉक्यूमेंट देख सकते हो। यहाँ पे पीडीएफ फाइल्स हैं, डाउनलोड करके आराम से देख सकते हो। चलो इसमें तो डिटेल में जाएगी उसका नाम राज मेहता फंड मैनेजर है, राज मेहता के बारे में बता रहा है। ठीक है, वो 2012 से सीए होल्डर प्लस सीए ठीक है, ठीक है। राजीव सर के बारे में। मतलब ये मेरे 4 इसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर है। मुझे चाहिए तो मैं इनकी डिटेल अगर ढूंढना चाहूँ तो आज इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आपको मिल ही जाएगा। इन्होंने कहाँ कहाँ काम कर रखा, बहुत सारी चीजें बता रखी। ऑब्जेक्टिव बता रखा है। ऑब्जेक्टिव बता रखा है, प्राइमरी इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। तो अच्छी मतलब अच्छी खासी इंसाइट तो काफी काफी इंसाइट मिल जाती है। फिर उसके बाद ये मेरे FAQs हैं, अगर मेरे को कुछ स्पेसिफिक इसमें जानना हो, मेरे हो सकता है जनरली होता है कि आपके FAQs में आपके क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। हो जाते
हो जाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। ऐसे जो बनते ही ऐसे हैं ना, जो बहुत लोग पूछ रहे हैं वो डाल देते हैं। तो ये सारी चीजें मेरे को इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं और भी अगर मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड सर्च करूँ, देख लेते हैं हमारे पास कितने कितने तरीके के म्यूचुअल फंड आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड, एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड देख लेते हैं। डेट फंड्स आते हैं, इक्विटी फंड्स आते हैं, हाइब्रिड आते हैं। इक्विटी फंड में भी अलग अलग हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मिक्स, इनका मिक्स भी है, इंटरनेशनल भी है, मल्टी कैप भी है, डिविडेंड वाले भी हैं, सेक्टर के हिसाब से भी अलग अलग हैं। अब आपकी चॉइस है, आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। मैं डेट फंड की बात करूँ, शॉर्ट टर्म के लिए डेट फंड भी, ओवरनाइट भी है, एक हफ्ते के लिए, लिक्विड जो एक हफ्ते से एक महीने के लिए, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वाली, मतलब मल्टी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वाले फंड मतलब मेरे को लगता है बेनिफिशियल जब ही है, क्योंकि अभी मेरी बहुत रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को अप्रोच किया था कि यार मेरे पास 20,000 रुपए हैं और मैं हफ्ते भर में मेरे को बस बची है, मैंने 20,000 रुपए में कुछ नहीं कमाता। वो 500,000 रुपए वाली बात नहीं है ना, बात वही है कि वो ओवरनाइट या लिक्विड वाले या जितने भी हफ्ते के फोर्टनाइट वाले फंड तभी काम किए आपके पास कॉर्पस अमाउंट है, वो आपने डाला तो कुछ निकलेगा भी ऐसा जो काम। सही बात। उसका अगर आप पैसा इतना ह्यूज अमाउंट डाल रहे हो, उसका 0.1% भी बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो उनके लिए तो बहुत बहुत बेनिफिशियल है। उनके लिए भी सही है जो लोग पैसा नहीं संभाल सकते ना, कि मेरे को किसी के थ्रू, फॉर एग्जांपल पापा ने पैसे दिए, बेटा 20,000 रुपए मुझे 10 दिन बाद वापस नहीं है, अभी तू संभाल के रख ले, और तुम्हें पता है तुम्हारे अकाउंट में पड़ा तो तुमने कोई ना कोई गैजेट खरीद लेना है या कहीं ना कहीं पैसा उड़ा देना, तो वो तुम यहाँ डाल दो कि हाँ भाई हफ्ते भर के लिए मैंने यहाँ डाल दिया है, रिडीम होगा। पापा को 20,000 चाहिए ना, हो सकता है 20,000 100 मिल जाए, 100 रुपए मेरी कमाई मिल जाएगी, तो वो उसमें लोग ये भी सही है। तो मतलब अच्छी खासी वेबसाइट मुझे लगी कि अच्छा खासा चीजें एक्सप्लोर कर सकता हूँ मैं, तो मैंने वो चीज दिखा दी। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको दिख जाती हैं, आप चेक करना चाहो। बेसिकली अगर हम समरी देखें, क्या समझ आया हमें समझ आया कि जिसको ज्यादा क्या कहते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देना है इस चीज को लेके, लेकिन इन्वेस्टिंग कहीं ना कहीं करनी है, वो शेयर्स को छोड़ के म्यूचुअल फंड में, मतलब म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट आपके डायरेक्ट शेयर में ही हो रही है, हाँ। आपकी रिसर्च थोड़ी कम लग रही है, रिसर्च कम लग रही है और डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो रहा है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। दूसरा ये है कि किस किस टाइप के फंड्स है अपने, तो अभी हमने समझा कि अपने इक्विटी फंड भी है, डेट फंड भी है, हाइब्रिड भी है। फिर उनमें भी जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो जैसे हमने वहां पे देखा कि डायरेक्ट ग्रोथ था, डायरेक्ट का मतलब है कि उसमें आप किसी फंड मैनेजर पे डिपेंड नहीं हो रहे हो, क्या कैसा कमीशन कम लग रही है, कमीशन कम लगती है, लेकिन कमीशन कम क्यों लगती है ये पता है? ये तो डिटेल में जाना पड़ेगा इसमें। ग्रोथ का सिंपल सा मतलब है, अभी अभी हमने देखा नहीं उसमें, वो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एफडी लेते हैं तो एफडी में भी ऑप्शन आता है ना कि आपको वो जो इंटरेस्ट आ रहा है क्वार्टरली या मंथली आपको अमाउंट चाहिए या क्या उसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ग्रोथ भी उसी कैटेगरी में है। आई थिंक डायरेक्ट में जहाँ कमीशन कम लगती है, मोस्ट प्रोबेबली मैनेजर कम कंट्रोल करता है, कम मैनेज करता है, तो वो शायद डायरेक्टली बस वो डाल देता है उसमें, और बेसिकली उसका मैनेजमेंट पार्ट कम हो जाता है, वहीं उसकी कमीशन कम होती है। माइट बी इंटरनली इस पे डिस्कस मतलब डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। बट ये हमने इतनी मेहनत तो अपने लिए कोई कर लेता है, कोई नहीं करता है, लेकिन हाँ ये इन जनरल सेंस है कि आप म्यूचुअल फंड को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हर किसी के लिए अपने अलग क्राइटेरिया, हमारे ये क्राइटेरिया से हमने आपके साथ शेयर कर दी। तो भाई कौन से दूसरे फंड में इन्वेस्ट करेगा? ये कौन सा पराग, मेरा तो ऑलरेडी चल रहा है, तो इसके अलावा अभी और करना होगा तो इससे देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड पे डिपेंड होना भी अच्छा नहीं है ना, सारे में वैसे लास्ट टाइम जो है लार्ज कैप में किया हुआ, तो हमने भी मिड कैप ट्राई करेंगे। ठीक है, इतना ही आई थिंक म्यूचुअल फंड बेटर है, और आपका कोई फ्रेंड आके बोले कि आपके कुछ पैसे पड़े हैं उसको मैं डबल कर देंगे, तो वो उस पे मत जाना, स्पेशली अगर उसका नाम अनुराधा हो।